आज हम बात करेंगे रिएक्ट की। ठीक है, देखो रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, सिंपल एंड सोबर। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले उसमें चलते हैं। रिएक्ट, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है भाई, अगर आपको इसको पढ़ना है रिएक्ट को तो आप इसमें रेफरेंस में जाके लर्न में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहा जाता है रिएक्ट द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आप वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन इसको बना सकते हो, और साथ में आप यहाँ पे नेटिव एप्लीकेशन, नेटिव बोले तो आप यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो ये दोनों चीजें आप रिएक्ट से बना सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी भाई। क्लियर? तो अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो तो आप रिएक्ट से बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये याद आता है कि इसकी जरूरत क्या पड़े। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मल्टी पेज एप्लीकेशन और एक होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, जितने भी मल्टी पेज एप्लीकेशन होते हैं भाई, जब आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज रीलोड होता है। मान लो आपने होम पेज में थे, उसके बाद अबाउट पेज में गए तो पूरा पेज री रेंडर होता है। ठीक है भाई, जब आपने होम पेज को रेंडर किया था उस केस में आप लेट्स से 10 MB का आपका डेटा कंज्यूम हुआ। जब आप दोबारा उस पेज को रीलोड करोगे या उससे किसी दूसरे पेज पे जा रहे हो तो दोबारा रीलोड होगा, और अगर ये दोबारा रीलोड हुआ तो सेम अमाउंट ऑफ डेटा आपका कंज्यूम होता है। ठीक है, ये जनरली चलता ही चलता है। अब हम बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में मान लो आपने कोई यूआरएल हिट किया तो कुछ टाइम लिया लोड होने में, उसने एक बार प्रॉपर लोड हो गया, उसके बाद वो कभी दोबारा से रिलोड नहीं होता। इसको देखो, पेज रिलोड हो रहा है? ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसमें होता क्या है? इसमें वही कंटेंट चेंज होता है जिसको आपको चेंज करवाना है, बाकी पूरी वेबसाइट सेम की सेम रहती है। हेडर हो गया, फुटर हो गया, जो भी आपका कंटेंट जिसको आप बार बार रिलोड नहीं करवाना चाहते तो आप उसको छोड़ के बाकी कंटेंट को रिलोड करवा सकते हो। हेडर और फुटर आपका सेम रहेगा। ये रिलोड कभी नहीं होता, कभी भी रिलोड नहीं होगा, बस कंटेंट बदलेगा। बस क्या बदलेगा? कंटेंट बदलेगा। ठीक है भाई, इस चीज को आप नेटिव जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो। ठीक है भाई, बना सकते हो, बट उसमें फिर आपको बहुत सारा कोड, एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड को लिखना पड़ेगा। जर्मन सी बात है, कोड तो लिखना पड़ेगा, फिर आपको राउटिंग मैनेज करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। जब अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है और बहुत सारे लोगों को सेम इशू नजर आ रहा है तो वो कहलाता है प्रॉब्लम। वो क्या कहलाएगा? प्रॉब्लम।
और उसी का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं, और वो सॉल्यूशन आपका रिएक्ट है। और भी है, लेकिन जनरली हम रिएक्ट की बात करेंगे क्योंकि रिएक्ट आपका कोर्स में है। तो वो देखिए रिएक्ट क्या है, समझ में आया? रिएक्ट का फायदा क्या है वो समझ में आया? रिएक्ट से आप क्या बना सकते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो समझ में आया? ठीक है भाई। रिएक्ट आपका डेटा कम कर देता है कंज्यूम करना। अगर कोई पेज दोबारा से लोड हो तो वो पूरा डेटा कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर आप इसको देखो तो जितना कंटेंट इसको जरूरत है, रेफरेंस को जरूरत है, वही कंटेंट आपको दिख रहा है। बाकी कंटेंट तो एज इट इज है ना। तो इसमें मान लो कि अगर आपका जितनी बार आप रिलोड करोगे उतनी बार 10 MB आपका कंज्यूम हो रहा था, तो समझ जाना कि इसमें आपका वो हाफ हो जाएगा, या आपके 30 to 40% डिक्रीज हो जाएगा डेटा कंज्यूम करना, क्योंकि पेज तो रिलोड नहीं कर रहे, पहले से आपका डेटा डाउनलोडेड है। वही कंटेंट आपका रीलोड होगा, वो डेटा फैच होगा और डेटा कंज्यूम करेगा, जो कंटेंट आपको कुछ पार्ट में दिखाना है उसी के लिए डेटा कंज्यूम होगा। बाकी हेडर फुटर, आपके कुछ स्क्रिप्ट फाइल, कोई CSS फाइल, वो एज इट इज ऐसी रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर भाई? ठीक है। तो डेट आप इससे क्या कर सकते हो, डेटा जो आपका एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा है उससे बचा सकते हो, मतलब जितना हो सकता है उतना मिनिमाइज कर सकते हो डेटा कंजम्पशन का। इसका ये भी फायदा है। ठीक है सर इसमें जो गिटार है वो अलग पेज में मिला है भाई, वो अलग वेबसाइट है। एम्बेडर में मिला है। तो भाई अलग अलग है सबका, उसकी इच्छा थी उसने अलग खोला, उसमें भाई उसमें क्या है, इसमें क्या है भाई? मेरा मतलब है वो देखना चाह रहा हूँ सिंगल पेज है वैसे। वाह, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह कौन सा नशा करके आया था? वैसे ही दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, वही तो नहीं करके आ गया। भाई क्या बात कर रहा है, वो रिएक्ट वालों ने बनाया भाई, उससे मेरा क्या रिलेशन? क्लियर? कोई डाउट भाई? अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क। ठीक है भाई, क्या मतलब है लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क का? देखो, लाइब्रेरी आपको सेट ऑफ टूल्स देती है। इस केस में आपके पास एग्जीक्यूशन पूरे प्रोजेक्ट का और कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग कुछ हद तक आपके पास होता है। आपको एक सेट ऑफ कोड दिया है, उस कोड के हिसाब से आपको चलना है। आप कोड कीजिए, उसमें जैसा कैलकुलेशन करना हो वैसा कैलकुलेशन कीजिए, एंड गुड टू गो है। बट कुछ पैरामीटर्स इसने फोकस किए हैं, उसको कहते हैं साइड इफेक्ट, रिएक्ट में साइड इफेक्ट बोलते हैं। इसने कुछ चीजें ऐसी बोली हैं कि आप इसकी बाउंड्री के बाहर यूज नहीं कर सकते, उसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं, रिएक्ट में साइड इफेक्ट बोला जाता है। और अगर आप उसकी बाउंड्री के बाहर अगर कोड करते हो तो आपको एरर देखने को मिलता है। हम देखेंगे उसे, आगे भी देखेंगे, बहुत ज्यादा एरर देखेंगे, क्योंकि एरर हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ डेवलपर। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि एरर बहुत आ रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो आप इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो। बुरा मत मानना, लेकिन स्ट्रोक है। ठीक है भाई, ये सही है कि आपको यहाँ पे भर भर के एरर मिलेंगे, और एरर को ही डिबग करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। कोड तो बाद में करोगे, पहले एरर फिक्स करोगे, ये होगा ही होगा। चलो ठीक है भाई, ये भी समझ में आता है। तो लाइब्रेरी समझ में आया, इसमें एग्जीक्यूशन हो, कंट्रोलिंग हो, कुछ हद तक आप एग्जीक्यूशन तो आपका पूरा अपने पास ही होता है, लेकिन कंट्रोलिंग कुछ हद तक आपके पास होगी। इसमें जैसे आपको कोड लिखना है, जिस तरीके से आपको कोड लिखना है, आप उस कोड को लिख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए रिएक्ट पढ़ने में इजी है। जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, हो सकता है आपके तोते फेल हो जाए, ये होगा, ये होता है।
अगर आपको रिएक्ट के अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको उसकी बारीकियां नहीं पता है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रिएक्ट में ये फायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि रिएक्ट इजी टू लर्न है, बहुत जल्दी पढ़ लोगे, बहुत जल्दी सीख लोगे। लेकिन जिस दिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए गए ना, आपके यहाँ पे दिक्कत आएंगी आएंगी, इतने इश्यूज आएंगे कि आप बोलोगे बस कर। ठीक है भाई, ये हमेशा होगा ही होगा। क्लियर? तो रिएक्ट में आप यहाँ पे जब तक आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे, इसके फीचर्स के बारे में नहीं से जानोगे, ऐसा नहीं है कि हर कोई 100% पूरा पढ़ लेता है। आपको जितना जरूरत है, आप इसमें अगर आपने 10 to 20% भी इसमें ढंग से पढ़ लिया, तो यू आर अ रिएक्ट डेवलपर। 10 to 20%, उसके थ्रू आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर लिया। हर कोई इतना बड़ा कोई जाइंट तो है नहीं कि हर कोई जानता होगा। हद से हद कोई क्या जानता है? 50%। ये होगा। अगर आपको 100% आएगा तो भगवान हो। फिर आप जिस कंपनी में काम करोगे, वहां पे आपने स्टार्टिंग करी 10,000 में, फिर बोलोगे मैं 20,000 दे, फिर से बोलोगे 40,000 दे। ठीक है भाई, तो कंपनी क्या करेगी? 2 बंदे उठाएगी 40,000 में, और दोनों से मेन फोर्स से सब फटाफट काम करवा लेगी। जो आप 8 घंटे में करोगे, वो आपको 4 घंटे में करके दे सकता है। ठीक है भाई, एक को आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, एक को कम आता है, एक ने टेम्पलेट बनाया, एक ने डेवलप कर दिया, फटाफट काम हो गया। मैन पावर कम ज्यादा हो रही है, लेकिन कॉस्ट तो उतना ही पड़ रहा है ना? ये फायदा होता है। तो 100% किसी को नहीं आता भाई। इवन तो जो राइटर्स होते हैं ना, बुक के राइटर्स, जो आप बुक देखोगे पढ़ोगे, उन्होंने भी साफ कहा कि वी आर नॉट अ लेवल ऑफ मास्टरी। हमने कभी भी मास्टरी नहीं करी है इसमें, चाहे C++ ले लो, जावा ले लो, चाहे कोई भी ले लो। ठीक है? और अगर कोई कहता है कि मुझे जावा बहुत अच्छे से आता है, जावा के कुछ कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उसको पाके दिखाओ। ठीक है भाई, तब पता चलेगा आपको कितना हार्ड टफ कोर्स होता है, मतलब उसका लैंग्वेज है। उसका सबसे लास्ट वो होता है, टेस्ट होता है, उसमें यूजर को लगातार 16 से 18 घंटे दिए जाते हैं कि ले बैठ कर करके दिखा। SCP ऐसी कुछ नाम से, या OCP, OC तो होता है, एक एसोसिएट होता है, एक सॉफ्टवेयर के लिए होता है, एक उससे ऊपर का होता है। जो सबसे लास्ट में बहुत टफ होता है भाई, उससे ओरेकल का सर्टिफिकेट हो। ओरेकल का अगर सर्टिफिकेट है तो समझ लो तुमने उसमें रिज्यूमे में लगाया, वो हर जगह वैलिड है। जैसे AWS वाला है, हाँ भाई, उसकी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा है, फीस भी काफी जाती है। एक आपका आता है, अगर नेटवर्किंग की बात करें, तो एक IC ऐसी कुछ होता है, IC पता नहीं कौन सा होता है, उसकी एग्जामिनेशन फीस ही 1 लाख रुपए है। वो अलग है। जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, वो 1 लाख के रुपए के आसपास आई थिंक समथिंग है। 17,000 तक की एग्जाम की उसकी है AWS की item। तो भाई है तो सही, लेकिन उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है, क्योंकि वो कौन दे रहा है? वही कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू आपको काम करना है ना? फायदा है, लेकिन आपको उसके लिए कितने रातें खराब करनी पड़ेंगी वो आपको नहीं पता। सिंपल सी बात है। आपका यहाँ पे वो टेस्ट नहीं हो रहा, IIT-G का वो नहीं हो रहा। यहाँ पे भाई कितने साल लग जाते हैं बंदों को वो सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है भाई, वो दिक्कत है चीज। तो 100% कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ भाई, मैं भी लर्निंग पेज पे ही हूँ। मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, मैं डेफिनेटली करता हूँ। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया रिएक्ट। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क की। क्या है फ्रेमवर्क? देखो, फ्रेमवर्क में आपको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, उसमें टूल्स मिल जाते हैं। उन टूल्स को यूज करके, क्योंकि अगर टूल्स मिल रहे हैं तो कंट्रोलिंग पावर किसके पास होगी? उसी के पास होगी। जस्ट लाइक एंगुलर और व्यू। एंगुलर और व्यू इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ रिएक्ट। बट नुकसान क्या है? जो एंगुलर और व्यू है, वो बेसिकली आपका वेबसाइट तक सीमित है। वो आपका कभी भी
एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता। ठीक है भाई, उसको नहीं यूज कर पाते, इतना नहीं कर पाते। तो भाई उसमें क्या फायदा है? देखो एंड्रॉयड में आप सॉरी एंगुलर में आपको हर एक चीज के लिए करने के लिए तरीका पहले से डिफाइंड है। अगर आपको ये सेट ऑफ रिजल्ट चाहिए, सर्टेन सेट ऑफ रिजल्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वहां पे आपका जो प्रोजेक्ट का फ्लो है, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, वो आप डिफाइन करोगे, बट जो कंट्रोलिंग पावर है वो एंगुलर खुद लेके बैठा हुआ है। आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे एरर। ठीक है। दूसरा Vue.js, Vue.js में भी यही होता है, सब कुछ उसके पास प्री डिफाइंड होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं रिएक्ट और एंगुलर और व्यू को देखूं, तो सबसे इजी जो पढ़ने के लिए है और सबसे लाइट वेट और सबसे बढ़िया जिसमें प्रोजेक्ट बन सकता है, वो है Vue.js। मैंने अपना बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत काम किया है, व्यू पे भी काम किया, इवन तो अभी भी करता हूं व्यू में काम। मैंने रिएक्ट पे भी काम किया है, रिएक्ट में आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो खुद ही देख लोगे, और फिर एंगुलर में देखो। तो सबसे लाइट वेट आपका Vue.js हो सकता है। कंपनी जब आप हायर हो तो एज अ रिएक्ट डेवलपर हो, बट कंपनी ये भी बोल सकती है कि एक प्रोजेक्ट आ रहा भाई, इस प्रोजेक्ट का बेस आपका Vue.js है, तो आपको Vue.js पढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो नो बोल लेना, ऐसा ब्राइट होगा कि आप इंडस्ट्री से बाहर चले जाओगे। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक, अगर आपको सस्टेन करना है, तो भाई आप आईटी में नो मत बोलिएगा। नो उसको बोलिएगा जो लिटरली आपका मन नहीं है, जिस चीज से आपको सीखने को मिले उसको कभी नो मत बोलिए, कभी भी। अगर आपको लगता है तो आप बड़े बड़े जो 20-20 साल 30-30 साल के है ना, यूट्यूब में उनके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, उनसे पूछना, उनसे पढ़ना, सॉरी उनको देखना वो क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने साफ बोला था, बोला ले ऑफ हमारा भी हुआ था। हमारा क्यों हुआ था? कारण सिंपल सा, हमने अपनी ग्रोथ, अपनी लर्निंग स्किल्स रोक दी थी। हमने 6 साल तक तो बहुत पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ कि हम ऐसे पोजीशन पे आए कि भाई हमें मन नहीं करा पढ़ने का, और अगर मन नहीं करा पढ़ने का तो फिर फायदा क्या है ना भाई। फिर जब आपकी 10 साल इस इंडस्ट्री में एज हो गई एक्सपीरियंस के तौर पे, तो वही काम जो आप कर रहे थे, वही काम 5 साल वाला भी तो कर रहा था, और आपको सैलरी मोटी देनी पड़ती है कंपनी को अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, और उसको कम देनी पड़ेगी, तो यू आर फायर्ड। और आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। अभी आप रिएक्ट पढ़ रहे हो, कल को हो सकता है कि एकदम से एंगुलर का बूम आ जाए, तो यू हैव टू लर्न एंगुलर, मार्केट की रिक्वायरमेंट है। जैसे एआई, और आप पाइथन को कौन जानता था आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले? कोई नहीं। उस टाइम पे एक ही लैंग्वेज थी, जावा, है ना भाई। आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर बोलूं, टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, उसमें पाइथन और जावास्क्रिप्ट है। किसी ने कभी एज्यूम ही नहीं किया था कि जावास्क्रिप्ट टॉप 2 में आएगी। टॉप 1 टॉप 2 में हमेशा रहती है, कभी पाइथन ऊपर रहता है, कभी जावास्क्रिप्ट ऊपर रहता है, तो वो टॉप 2 में तो हमेशा बना रहता है। किसी ने सोचा नहीं था, है ना भाई, ये हुआ। तो अगर आपको मार्केट के हिसाब से चलोगे, ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ अलग, मैं पहली बता रहा हूं, आईटी के अंदर आप घुसना चाहते हो तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, जिसमें आपके बीवी बच्चे बहन भाई घर वाले मम्मी पापा सॉर्ट ऑफ जो भी चीजें हैं, उनको अलग रखना, और अपनी लर्निंग के लिए अपनी लाइफ को अलग रखना। दोनों को मिक्सअप मत करना, वरना जिंदगी
एक टाइम पे ऐसा करवट लेगी कि आपकी 40 साल उम्र है और आपका ले ऑफ हो गया। ये काम गूगल ने किया था। गूगल ने ऐसे ऐसे सीनियर बंदों को निकाला था ना, जो कि भाई 15-15, 20-20, 30-30 साल तक थे। एक मैसेज आया, गुड्डू को। ये आईटी कंपनी का हाल है, और ये हाल अब चलता रहेगा। क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो लेट्स से जावास्क्रिप्ट, कल को हो सकता है कोई और लैंग्वेज आ जाए। अभी तक मार्केट में वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है। जिस दिन जावास्क्रिप्ट का रिप्लेसमेंट आ गया तो समझ लेना उस दिन एक नई क्रांति होगी। जैसे अभी देख रहे हो ब्लॉकचेन, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो वेब 2.0 है। सबसे पहले जो आया था वो वेब 1.0 था, और जो ब्लॉकचेन है वो वेब 3.0 है। तो भाई इवोल्यूशन करना पड़ेगा। मैं प्रीवियस कंपनी में जब काम कर रहा था ना, तो मेरे जो वीपी थे भाई वो बहुत टैलेंटेड इंसान। जो बंदे उस कंपनी में 10-10 साल में वो अचीव नहीं कर पाए ना उस पोस्ट को, उस बंदे ने 8 साल के नीचे नीचे अचीव कर लिया था। पता है कैसे? वो कंपनी में आए थे एज अ मजेंटो डेवलपर। 1 साल 1.5 साल उन्होंने मजेंटो में काम किया, क्योंकि उस टाइम पे मजेंटो का बहुत बड़ा नाम था। अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था। वेबकुल जिस कंपनी में मैंने काम किया उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा मजेंटो से आता है, क्योंकि मजेंटो डेवलपर की सैलरी भी तगड़ी होती है, और उसका जो प्रोजेक्ट आता है उसकी कॉस्ट भी तगड़ी होती है। हर कोई मजेंटो डेवलपर नहीं बन सकता। ट्राई कर लेना, जावास्क्रिप्ट पढ़ लो और उसके मजेंटो पढ़ के देखो, तुम्हारे तोते ना फेल हो जाए तो बता देना। ठीक है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। मैंने भी ट्राई किया था उस पर, थोड़ा देखा था, मैंने कहा मैं रही बस की नहीं। ठीक है भाई। हाँ भाई, पहले वो अलग था लेकिन एडोबी ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, उस बंदे ने धीरे धीरे अलग से डिपार्टमेंट बनाए। मतलब ये लगा लो, और उस डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइम पे सबसे बड़ा जो अभी है, जिस प्रोडक्ट में मैं काम कर रहा, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा, सबसे बड़ा वो है। तकरीबन 30 से 35 से ऊपर बंदे हैं उसमें। बाकी और भी डिपार्टमेंट्स हैं। टोटल लगा लो 50-60 बंदों को वो रोजगार देगा। कंपनी अलग है, डिपार्टमेंट किसने बनाया? उस बंदे ने बनाया। उस बंदे ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना बना के आज वहां पे डिपार्टमेंट बने पड़े हैं। और वो हमेशा लर्निंग पेस पे रहता है, हमेशा। उसको सैलरी मैटर करती है, सैलरी हर किसी के लिए मैटर करती है, लेकिन उसे काम बहुत प्यारा है। उसे कंपनी मैटर नहीं करती। उसे कंपनी ने अगर निकाल दिया ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी कंपनी खोल लेगा। बस वो एक चीज मात खाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को। क्योंकि साथ देखा मैंने, है वो वीपी, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल को मात खाता है। वो कभी इतनी जल्दी किसी को बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। है नॉलेज बहुत तगड़ी, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है। और उससे एक सीनियर था जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस था, उसे निकाल दिया कंपनी में। सोच लो क्या बोला होगा, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ मतलब सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। ग्रोथ का मतलब सैलरी है। जो अगर बोलता हो ना मुझे ग्रोथ चाहिए, वो ये ना बोले मुझे सैलरी नहीं चाहिए, तो धर के दे देना एक। ग्रोथ का मतलब सिंपल होता है सैलरी। आपसे एचआर पूछेगी कि आपने इस कंपनी को क्यों छोड़ा, और आपने ये बोला ना मुझे ग्रोथ चाहिए, तो साफ समझ बोलेगे पैसा चाहिए। सिंपल। तो डायरेक्ट कभी ये मत बोलना। आप अगर ये बोलोगे कि मैंने जो प्रीवियस कंपनी में काम किया है, ठीक है ना, जो मैंने सीखा है उससे मेरी नॉलेज बढ़ नहीं रही है, ठीक है, पहला रीजन है। ठीक है भाई, मेन रीजन मेरा ये। बाकी ग्रोथ वो बोल सकते हो साथ में।
लेकिन मेन रीजन आप ये बोल सकते हो कि मैंने जो प्रीवियस कंपनी में काम किया था उसको मैंने जितना जानना था मैं जान चुका हूं, मेरी नॉलेज बढ़ नहीं रही है और मुझे उस हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं जिससे कि मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करूं। तो कंपनी साफ बोलेगी ये नॉलेज ओरिएंटेड है, ये पढ़ने के ऊपर लर्निंग सेल्फ लर्निंग पेज पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो भाई तब कंपनी आपको एज अ कैंडिडेट मानेगी, वरना नहीं मानेगी। लिख के ले लेना। पहले बोलो ग्रोथ चाहिए तो भाई सिंपल बोलेंगे पैसा चाहिए से। कल को भाई मेरी कंपनी में आया, उसके बाद कल को किसी और जगह अच्छा ऑफर आ गया, बंदा भाग लेगा। और एक्सपीरियंस डेवलपर को कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करवाता। प्रेशर से साइन करवा लिया जाएगा क्योंकि तुम नए नए दूल्हे होते हो, तो पता नहीं होता कि भाई बॉन्ड देने, बॉन्ड का मतलब क्या हो, तुम डरोगे उससे। एक्सपीरियंस डेवलपर कोई बॉन्ड से डरेगा नहीं, कितने साल का या 2 साल का ले ले, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर बॉन्ड की कीमत 2 लाख रुपए रखी है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, और उसे भाई 1 साल के अंदर कोई बढ़िया कंपनी अप्रोच मार रही है, 12 लाख से पैकेज 24 लाख जा रहा है, वो पैसा दे देगा। क्या रख अपने पास पैसा, मैं जा रहा हूं। ठीक है, ये होता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बॉन्ड से घबराते हैं। क्यों डर रहे हो, क्या फायदा तुम्हारे बॉन्ड से डरने का। बॉन्ड इज इलीगल इन इंडिया। कंपनी इसलिए रखती है ताकि तुम डरो, ताकि तुम टिको, नहीं तो 6 महीने का तुम खुरो जाओगे। सिंपल सी बात है। तुम्हें कोई कंपनी अगर 100,000 रुपए दे रही है 6 महीने तक, उसके बाद कोई दूसरी कंपनी तुम्हें उसी में डबल दे रही है, तो तुम भागोगे। तुम क्या, मैं ही भागूंगा। इसलिए इंडियंस को मंकी बोला जाता है अमेरिका में। साफ सीधी बात है। ये होता है, बोला जाता है। यकीन नहीं होता लिख के देख लेना, आर्टिकल पढ़ लेना। इंडियन आर जस्ट लाइक अ मंकी, बोलते साफ। जहां पैसा बड़े बड़े मिल निकल लेते हैं, भाई हमें भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें मिलना चाहिए था उससे तो आधे में काम कर रहे हैं हम। सबसे ज्यादा आईटी की अमेरिकन अमेरिकन को जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वहां का बंदा जो 100 रुपए ले रहा है, हम उसे 50 रुपए काम करके दे देंगे। सिंपल सी बात है। इंडिया की मैन पावर बहुत लो है, किसी दूसरे उससे दे लो। अब मैं बताता हूँ क्यों। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उन्होंने लिए थे $3,000 बस कलर चेंज करने के। अब उस बंदे ने दे भी दिए। क्यों दिए, क्या फायदा। वही काम वो उस अपने कंट्री में करवाता ना, तो 3,000 या $5,000 देने पड़ते। क्या नाम था, प्रोफेशनल। बस एक टैग लगता है, प्रोफेशनल है। इंडिया में क्या होता है, 20% या 10% ऐसे होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में जहां आप काम करने के लिए जाओगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। कंपनी उन्हें मुंह मांगी कीमत देती है। नहीं भाई, जितना पैसा बोला उतना पैसा दो और निकलो। मेरी कंपनी में 1,18,000 रुपए था। कुछ की भाई ग्लोबल लॉजिक में लगी, किसी की भाई टीसीएस में लगी, किसी का भाई इंफोसिस में लगा। उसने 1 लाख रुपए पकड़ा, घर जाओ। 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, खत्म कहानी। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। ठीक है भाई, बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर कंपनी में, और बाकी जितने होते हैं ना 80 to 90% वो सारे कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। उनके साथ कंपनी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो अगर आपको उन जैसा बनना है तो फिर समझ लेना, जिस दिन रिसेशन आया तुम्हारे गर्दन में तलवार लटकेगी कि तुम्हें बिना बताए, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में बिना बताए जॉब से निकाल दी जाती है। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपको बताया जाएगा कि आपको हम क्यों निकाल रहे हैं। सबसे बढ़िया रीजन दिया था गूगल ने, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। इतनी गंदी बेइज्जती मारी थी ना गूगल ने। अगर आप उसका आर्टिकल पढ़ोगे, जितने बंदों को भी निकाला था, जितनों को भी निकाला था, उन्होंने साफ कहा था यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। मुंह पे बोला था। अब सोच लो, जिनको ऐसा बोला है
वो किसी और से जॉब मांगने के लिए जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। इस मामले में मुझे फेसबुक बढ़िया लगा कि उसने साफ बोला कि हमारा जो प्रॉफिट था वो एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा था 2020 में, डेट्स वाई हमने हायर किया था। बट अब दोबारा उसी लेवल पे आ चुका है जो 2019 से पहले था। ठीक है भाई, 18, 19, 20, 21 में भाई आईटी की ग्रोथ बहुत तगड़ी बढ़ी थी। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल वाले भी जॉब पे आ रहे हैं वहां पे। ठीक है भाई, लेकिन अब वही मार्केट दोबारा चेंज हो चुका है। अब मार्केट चेंज हो चुका है, जो पहले वाला था वो वापस आ चुका है। बस ये है, जो इंडिया में 2030 के आसपास में टेक्नोलॉजी आनी थी वो आज अभी आप 2023 में देख रहे हो। बस ये फर्क है। नहीं तो भाई आप में से बहुत सारे ऐसे होते कुछ और काम कर रहे होते। मैं साफ कह रहा हूं, कुछ लोग सीएसई की जगह पे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जगह पे मैकेनिकल ले रहे होते, कुछ लोग सिविल ले रहे होते। भाई साफ सीधी बात है, ये होता। सिविल मैकेनिकल सब लोग आज की डेट में भाई सब आईटी में आ रहे हैं। तो जो बंदा आईटी से कोर्स कर रहा है उसकी जॉब कहाँ गई? वो तो गई। कंपनी को चाहिए 10 बंदे, और 10 बंदे ऐसे मिल रहे हैं जिनको उसे सिखाना नहीं पड़ रहा, तो आपको क्यों हायर करेगा? तो ये चीजों को ध्यान में रखो, क्योंकि तुम वहां पे कंपटीशन पता किससे कर रहे हो? 12वीं पास से, बीए वाले से, तुम वहां पे एमए वाले से कर रहे हो। एक है स्टूडेंट मेरी जिसका 8 से 8.5 लाख 10 लाख का पैकेज है, एमए पास आउट है, रिएक्ट पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है तुम वहां पे ओनली उससे कर, इसीलिए क्या करती है कंपनी, साफ लिख देती है वी वांट बीसीए एमसीए और बीटेक वाले स्टूडेंट्स। आधे से ज्यादा क्राउड खत्म, ताकि उन्हें फिल्टर करने की जरूरत ना पड़े। तो भाई उसमें मैं क्या करूं? क्लियर? तो ये सारी चीजें, तो आईटी में आपको अगर बने रहना है तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, कोई भी, मार्केट चेंज होता जा रहा है। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को भाई 50-50, 60-60 लाख का पैकेज मिल रहा है आईटी के अंदर, बहुत सारे हैं। आपका हो सकता है जो आपका टीएल हो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला हो, जिन्होंने बीटेक कर रखा है। बीटेक की आम फीस आज की डेट में 8 लाख रुपए है, 4 साल की आम फीस, एक नॉर्मल सी फीस। भाई उसको देखते हुए बीसीए वालों ने भाई 3.5-4 लाख रुपए कर दी। भाई तेरा अलग है, तू गलत जगह पे नहीं आया। मैं प्राइवेट की बात बता रहा हूँ। सर प्राइवेट में बता रहा हूँ मैं, और सर नकल और करवाई है स्पेशल। तो फिर ये मत बोल दिया एचआर को, ये मत बोल दिया एचआर को आपसे कह रहा हूँ ब्लैक लिस्टेड। ऐसे ही तुमसे तुम्हारे साथ तुम्हारे आने वाली जनरेशन खत्म, ये मत बोल देना। हो सकता है तुम्हारा तुम्हारा कॉलेज का नाम पहले से उनकी लिस्ट में लिखा हुआ। आप ब्लैक लिस्ट कर देना। मेरठ के मेरठ के, आगरा के, इसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे जो ब्लैक लिस्टेड है। वो कंपनी के लिए यूजीसी ने अप्रूव कर रखा है, लेकिन कंपनी के लिए ब्लैक लिस्टेड है। ऐसा उनके पास नहीं है हमारे कॉलेज में, क्योंकि देती नहीं है हमारे कॉलेज में। तो बस वो अलग चीज है। जिन्होंने दिए वो, तो भाई वो जो लगते हैं वो मेहनत करते हैं। उसने कोचिंग दिए रिजल्ट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये है बेसिकली आपके पास, तो जो फ्रेमवर्क होता है आपका, वो आपको टूल्स और स्ट्रक्चर के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। उस केस में बस आपको बनाना क्या है, उसका फ्लो गाइड करना, आपको कोड कैसे करना है उसके हिसाब से। अगर आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया तो आपका सही से आउटपुट नहीं आएगा। रिएक्ट में यह फायदा है कि कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग कुछ लेवल तक आपके पास रहता है,
एग्जीक्यूशन तो पूरा आपके पास है, क्योंकि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, जैसा आपको यूज करना यूज कर सकते हो। ये फायदा है। अब हम बात करते हैं कैसे हम रिएक्ट को इंस्टॉल करें। हाँ, एक चीज तो भूल गया, सबसे बढ़िया चीज है, आप सबसे बढ़िया जो आपका लाइट वेट है वो Vue.js। उसके बाद आता है पढ़ने के मामले में और लाइट वेट के हिसाब से मैं बात करता हूँ रिएक्ट है, लेकिन व्यू से राइट नहीं है, बहुत लाइट वेट आपका Vue.js है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एंगुलर आता है। एक टाइम पे रिएक्ट को ओवरटेक कर लिया था Vue.js ने। अगर आप ट्रेंड देखोगे, गूगल का ट्रेंड, एक टाइम पे व्यू और रिएक्ट एक साथ आ गए थे। उसका मेन रीजन था रिएक्ट के आपका अगर उसका देखोगे 16, अभी जो चल रहा है 18 चल रहा है, रिएक्ट का 16 वर्जन देखोगे और अभी 18 वर्जन देखोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो अगर रिएक्ट 18 या 17 या जो भी नहीं लाता तो आज के डेट में Vue.js टॉप पे होता। रिएक्ट का जैसी वर्जन आया 18 जो भी है, क्योंकि इसने आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत प्रोवाइड कर दी, बहुत ज्यादा, जितना हो सकता है उतना कोड को मिनिमाइज करके दे दिया। वो काम आपका Vue.js पहले से करता आ रहा है, तो ये फायदा था। नहीं तो आज के डेट में व्यू टॉप पे रहता। एंगुलर तो बोलो मत, एंगुलर बहुत पीछे इसमें, एंगुलर का मार्केट ही बहुत कम है। मार्केट कम है तो कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम है तो सैलरी ज्यादा है, ये भी सोचना। मान लो अगर आप अभी इस टाइम पे अगर देखोगे तो गो लैंग्वेज उसका अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसकी वैकेंसी बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन उसका ये फायदा अभी है, जिस बंदे को गो लैंग्वेज आती है ना, उसकी सबसे सिक्योर्ड लाइफ है अभी। जिसको एंगुलर आता है, यहाँ पे कंपनी आई थी, उन्होंने यहाँ से एंगुलर के स्टूडेंट उठाए थे, उसमें से एक स्टूडेंट मेरी थी जिसने काम किया था एंगुलर पे, लेकिन वो दोबारा पढ़ने के लिए आई थी। उसने यहाँ से मुझसे JS HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब पढ़ा, एंगुलर सर से पढ़ा था, नितिन सर से पढ़ रही थी, खत्म भी नहीं किया था, स्टार्टिंग ही किया था। उस टाइम पे कंपनी आई और उसमें मात्र आए 10 से 15 लोग एंगुलर के लिए, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया, कंपटीशन खत्म। यही रिएक्ट में देखते हैं, क्योंकि व्यू के लिए तो ड्यूकैट का है ही नहीं। आपके लिए वैकेंसीज होंगी 10, आएंगे 300, सोच लो, हर उसमें आता है। तो मेक श्योर कि अपने स्किल्स पे काम करो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी बंदा अगर अपने ऊपर अच्छे से काम कर लेगा, ही नोज एवरीथिंग, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि तुम जो मैं पढ़ रहा हूं वही पढ़ो, तुम कंपनी की रिक्वायरमेंट पढ़ो, तुम बड़ी बड़ी कंपनीज का एक पूरा पोर्टफोलियो देखो कि उन्हें चाहिए क्या है। अगर उनके नीश पे, उनके पोर्टफोलियो पे आप मिल जाएगा उनको आपका स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली आपको हंस के वो जॉब देंगे, और वो आपको रोज कॉल करेंगे कि भाई या तो आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो भाई बाई आउट करवा दो। जैसे हर कंपनी अच्छी नहीं है, वैसे हर एम्प्लॉय अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। मार्केट में अच्छे कंपनी की भी डिमांड है और अच्छे एम्प्लॉय की भी डिमांड है। अच्छे एम्प्लॉय में कौन होगा? जो अपने ऊपर रोज काम करता है। इतना मेरा भी नहीं है, मेरे को जब लगता है मुझे पढ़ना मैं तब पढ़ता हूं, मैं रोज नहीं पढ़ता, मेरे साथ ये दिक्कत है। लेकिन चेंज कर रहा हूं अपना स्ट्रक्चर धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि भाई कहावत है कृष्ण जी की,
वक्त रहते बदल जाओगे, बढ़िया है। लेकिन जब वक्त बदलेगी तो भाई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तब तुम्हें तकलीफ होगी। उससे पहले जब वक्त रहते आप बदल रहे थे तब तकलीफ नहीं होती। ये कहावत है उनकी। जितनी जल्दी इसको समझ जाओगे उतना आपका फायदा रहेगा। मैं भी तो पीएचपी में काम कर रहा था, बढ़िया, उसी पे रहता। क्यों मैं भाई जावास्क्रिप्ट में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ? मेन रीजन ये है। वक्त रहते बदल जाओगे, बढ़िया है, ठीक है। तुम भी आपस में देखते होंगे, दोस्ती यारी, जीएफ बीएफ जो बोलते हो, उसको देख के देख लो, समझ जाओ उसके इंडिकेशंस को। वक्त रहते अलग रहोगे, अलग हो जाओगे उससे, तो ठीक है। जब तगड़ा धोखा मिलेगा तब ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है भाई, जो हंस रहा है उसके साथ हुआ है। ठीक है भाई, इसीलिए कह रहा हूं, वही चीज आईटी के साथ भी है। तो मेक श्योर भाई अपने ऊपर काम करो, दूसरों के ऊपर मत काम करो। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब यहां पे मुझे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। ठीक है भाई, अब मुझे प्रोजेक्ट को सेटअप करना, तो कैसे करें, है ना भाई। तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले रिएक्ट की डिपेंडेंसी, रिएक्ट की बेसिक डिपेंडेंसी जो बात करूं, उसमें पहला है स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ECMAScript 6, ES6। जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है जिसे बोला जाता है ES6। इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ दैट, डोंट डू दैट। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो मत पढ़ो भाई। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट में आप बात करें तो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद आपको यहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड CSS। ठीक है भाई, क्योंकि आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे वेब डेवलप करोगे क्लाइंट साइड में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली आपका डिप्लॉयमेंट होता है। एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। दो तरीके कोड होते हैं वेबसाइट के अंदर, एक जो क्लाइंट होता है उसके ब्राउजर पे चलते हैं, एक जो कि जहां पे आप डिप्लॉय करते हो उस सर्वर पे चलता है। दो तरीके के कोड होते हैं हमारे पास। वेबसाइट की बात करें, वेब एप्लीकेशन की बात करें, तो जो आप रिएक्ट पढ़ोगे वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। तो जो काम आप बैकएंड में करते हो वो काम आप फ्रंट एंड से रिएक्ट से कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर। तो रिएक्ट इज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, सॉरी लाइब्रेरी, नॉट यूआई फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी। रिएक्ट को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप रिएक्ट को डेवलप करोगे, इसलिए कहा जाता है फ्रंट एंड डेवलपर। एक नया टर्म इसी से तो आया है। इन डेवलपमेंट, इन डिजाइनिंग, इन जो भी आप बोल लो, वेबसाइट से रिलेटेड बात करें तो हमें बोला जाता है यूएक्स, नॉट यूआई। यूआई वो होता है जिसको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप, फिग्मा, इन सब की नॉलेज होती है, जो एक मल्टी पेज एप्लीकेशन बना के आपको, यूआई टेम्पलेट बना के आपको दे देता है। आप कोई भी वेबसाइट का टेम्पलेट उठाओ, वो आपका किसी ना किसी ने यूआई डेवलपर ने, डिजाइनर ने बनाया। लेकिन अगर आप रिएक्ट पे काम करते हो, एंगुलर पे काम करते हो, व्यू पे काम करते हो, यू आर अ डेवलपर, नॉट डिजाइनर। क्योंकि वहां पे आप डायनामिक कोड लिखते हो, और जो आपका डिजाइनर होता है वो आपका कभी कभी कोड, डुप्लीकेट कोड लिख देता है। ठीक है, वहां पे कोड डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डेवलपमेंट में चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं ड्राई फ्रेमवर्क टाइप्स, डू नॉट रिपीट वाला। एक बार जो कोड लिख लिया उसको मैं कितनी बार रिपीट कर सकता हूं उसके हिसाब से काम करें। क्लियर, चलो जी।
तो नोड, अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपका जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में कोई ये मत बोलना मुझे डॉम आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, धरे जाओगे। ES6 रिएक्ट में बहुत कम जरूरत पड़ती है डॉम इंप्लीमेंटेशन की, मैं साफ कह रहा हूं, जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभार जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी आपको यहाँ पे हुक दे रखा है, फंक्शनैलिटी दे रखी है, आप उसको कभी अचीव ही नहीं करोगे। बहुत कम होंगे जो डॉम मैनिपुलेशन को यहाँ पे अचीव करेंगे, बस एक चीज को अचीव करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज करोगे आप, इवेंट्स का। उसका तो यूज होगा ही होगा, भर भर के यूज होगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिहाइंड द प्रोसेस कैसे चल रहा होगा तभी आपके माइंड में क्लिक करेगा जब आपको उनके बारे में पता होगा। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में डॉम, डॉम के बाद इवेंट, और थोड़ा बहुत बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। क्योंकि अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो रिएक्ट में आप TS को भी यूज कर सकते हो, वो चीज करके आपको मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पे आप JS को भी यूज कर सकते हो जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। ये ओके है, फाइन है, वर्क कर जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, नोड जेएस। नोड जेएस को हमने टाइपस्क्रिप्ट में डाउनलोड कर लिया था भाई। देखो नोड जेएस को दोनों तरीके से यूज किया जाता है, फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। बैक एंड में इसका असली मतलब है, फ्रंट एंड में क्या है, किसी प्रोजेक्ट को का सेटअप है उसे डाउनलोड करना हो, कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो तो इसको यूज करते हैं। ज्यादा बड़ा काम इसका नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कंपाइल करना हो, जितना भी कोड है उसको मिनीफाइज बनाना हो, कम करना हो, जो हम बिल्ड की बात कहते हैं, उसके लिए आपको नोड की जरूरत पड़ेगी। बट अगर नोड को देखें तो नोड पूरा बैकएंड में यूज होता है। जो नोड पूरा है एक्चुअल में जो यूज होता है नोड को बैकएंड में होता है, बट फ्रंट एंड में भी यूज होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना आप सोच पाओगे। ऐसा नहीं कल को आप नोड जेएस पढ़ के आओ और बोलो सर यहाँ पे कैसे यूज होगा, तो मैं इल्ले बोल दूंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्लियर भाई। तो आपके पास ये सेटअप आपका इंस्टॉल होना चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा LTS वर्जन को आप इंस्टॉल करें। ठीक है भाई, क्लियर। आप यहाँ पे लेटेस्ट वाला जो करंट वाला है इसको ना यूज करें। ठीक है भाई, इसमें हो सकता है आपको इश्यूज देखने को मिले। ठीक है भाई, जैसे 20 आया था तो 20.1 ही था, लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन जो रेकमेंड किया जाता है 20.9 है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स फिक्स होते रहते हैं। कोई कोड करेगा तो एरर तो आएंगे आएंगे, मत यूज कीजिएगा इसको, इसका LTS वर्जन यूज कीजिएगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा काम, आगे चलते हैं। अब मुझे अगर इंस्टॉल करना है तो भाई इसमें चलते हैं और लर्न पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन में गए, तो यहां पे मिलेगा आपको npx क्रिएट नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, एक रिएक्ट भी आता है। यहां पे नहीं मिल रहा, नेक्स्ट मिल रहा है, इग्नोर मारो। मैं आपको दूसरा बताता हूं कमांड। मैं सबसे पहले आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में जाऊंगा, 9:30 बजे वाला ये रहा। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूं, और फोल्डर बनाऊंगा आपका mkdir रिएक्ट नाम से। ठीक है भाई, cd रिएक्ट, और यहां लिखूंगा npx, जो मैं कमांड अभी लिख रहा हूं। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा, npx, उसके बाद लिखूंगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद भाई बात मत कर, मैंने भाई प्रीवियस 2 3 4 क्लास में भगा चुका हूं कुछ को, और वो आज तक वापस नहीं आए हैं। वो दूसरे से स्टार्ट कर रहे थे बैच, फिर अगर बात करता मेरा तो पक्का भगा दूंगा।
फिर मत बोलना एक पे भागे हो तो मैं दोनों से भगाता हूं। क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद जो भी आपको नाम देना, मैंने पहली बार बता देता हूं, यहां पे आपका जो नाम होना चाहिए वो कन्वेंशन है कि आप यहां पे यूज कीजिए स्मॉलर लेटर्स, कैपिटल मत यूज कीजिएगा। मैं लिखा माय, और अगर आपके पास दो वर्ड्स हैं सारे स्मॉल में होंगे तो बीच में गैप देना है, सेपरेट करना है, तो हाइफन यूज कीजिए फर्स्ट, और इसको हिट एंटर कीजिए। जैसे एनपीएम होता है ना, वैसे एनपीएक्स भी होता है। कल, आज नहीं, फ्राइडे को मतलब। वो मैं आपको कल बताऊं, अभी इसके बाद जो आएगा ना नोट जेस का, उसमें बताऊं, अभी भाई। ये आपका थोड़ा बहुत टाइम लेगा बेस्ड ऑन क्या आपका नेटवर्क स्पीड। जैसी आपकी नेटवर्क स्पीड वैसा आपका डाउनलोड होने में टाइम लगाएगा। किसी का बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका नेटवर्क स्पीड देख लेना, जिसका 250 MB 100 MB 150 MB स्पीड आ रही है वो बड़ा बढ़िया चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका बहुत स्लो हो रहा है, मोबाइल नेटवर्क से आप डाउनलोड कर रहे हो, तो सोच के चलना कि आधा घंटा भी ले सकते हैं। हाँ भाई। हाँ तो भाई तुम्हारा सिस्टम भी तो मैटर करता है, प्रोसेसर भी तो मैटर करता है, मेनली वो भी तो है, प्रोसेसर भी मैटर करता है। इसीलिए रिएक्ट को जब कभी भी आप कोर्स करने के लिए आए हो ना, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट i5 है। जिस किसी के पास i3 है ना, वो रोएगा। यकीन नहीं होता ट्राई कर लेना। और जिनका i3 का लेटेस्ट वर्जन है उनका बढ़िया चलेगा। लेटेस्ट वर्जन, जो पुराने वाले ना थके थके मत यूज करना। मेरे पे दो लैपटॉप है, एक मैंने अपनी बहन को दे रखा है और एक मेरे पे ये है। अब एक दो महीने में सोच रहा हूँ मैक ले लूं, स्पीड वो इसीलिए है क्योंकि जितनी जल्दी से आपको वहां पे कोड दिखेगा उतना मजा आएगा आपको कोड करने में। इसीलिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट i5 है। ये मैं बोलता हूं, अगर आपको i3 में चलाना चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कोड, आपका लैपटॉप, आपको कोड करना, कोर्स करना है, वो आपका है। लेकिन लिटरली अगर आपको सही फटाफट आपको आउटपुट मिले और आप जो कोड कर रहे हो फटाफट से आपका आउटपुट आ जाए, आपको दिक्कत ना हो, घूमता घूमता ना रहे कर्सर, तो भाई i5 बेसिक रिक्वायरमेंट है रिएक्ट के लिए, फॉर डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की तो बात कर ही नहीं रहा मैं, उसमें तो आपका चल ही जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए i5 रिक्वायरमेंट है। फोल्डर का नाम नहीं, पहले से वो करना पड़ेगा। क्या? नहीं भाई, नोड जे इंस्टॉल्ड है ना, हाँ, डार के कमांड लिख दे। ऐड देंगे। क्या लिखा था तूने, क्या लिखा कहाँ पे? आउट आउट, तो वो बंद कर दिया। वाह भाई। तो हमें पानी पहले वर्जन में क्या करना है? रिएक्ट करता ही नहीं। तो एकदम से ये आप, लेकिन ये डेस्कटॉप पे बनेगा। हाँ ओके भाई, तो ये आपका प्रॉपर सेटअप हो चुका है। ये क्या करेगा, आपको एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएगा और उसमें आपको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है रिएक्ट की, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी मदद से रिएक्ट का एप्लीकेशन स्टार्टिंग में चलेगा, वो है आपका, ये बना के आपको दे देगा खुद से। ठीक है भाई।
को डॉट किया, इसको मैंने सीडी कर लेता हूं पहले में, माय फर्स्ट ऐप को डॉट। आउटपुट में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर मिलेंगे कुछ, इन फोल्डर को हम कल देखेंगे, मतलब फ्राइडे को। एज अ डेवलपर आपको इन फोल्डर के बारे में पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है वो कभी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर मस्ट है, मस्ट का मतलब मस्ट, ठीक है भाई, क्लियर। तो आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही करता हूं। आपका आज का टारगेट क्या है? रिएक्ट के बारे में पढ़ना एक्स्ट्रा कर लो, जितना अपने आप से पढ़ सकते हो रिएक्ट पढ़ लो। मुझे अगर कुछ भी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो तो क्लास से पहले या क्लास के बाद पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता मुझे ना पता, मुझे आपसे सीखने को मिल जाए, ठीक है भाई। तो आप अपने आप से यूट्यूब से देखना हो, आपको यूडेमी से पढ़ना हो, किसी से ही पढ़ना हो पढ़ो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं, सिंपल एंड नेचुरल। मैं यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जो जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछोगे मैं आपसे खुद ही क्वेश्चन करूंगा पहले, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं जो कि रिएक्ट की जरूरत है। इसीलिए भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ने अब मत आना, मैं यहाँ पे ओनली एंड ओनली रिएक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, क्लियर। ऑनलाइन में क्लियर भाई। भाई जावास्क्रिप्ट तो मस्त है भाई, ऑनलाइन में क्लियर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट कल, मतलब फ्राइडे को। नहीं भाई वही है।